हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब बढ़िया ही होंगे अपने अपने घरों पे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो ना आप लोग रोज की रोज, या मिस कर रहे हो। देखो, ये ऑनलाइन क्लास लेना जरूरी है। ये आप ऐसे समझिए, एक तरीके से कॉलेज में बैठ के आप अपनी क्लासेस ले रहे हैं, तो उसको मिस मत कीजिए। जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझिए, ठीक है। तो देखिए, आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके पेपर के लिए। तो देखिए, दो वर्ड अपन पढ़ते हैं। सबसे पहला वर्ड आता है सोर्स, मतलब स्रोत, और दूसरा वर्ड आता है आपका सिंक। क्या होता है सोर्स? पादप के वह भाग जहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोज्य पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। हम सबको मालूम है कि प्लांट्स के अंदर भोज्य पदार्थ बनाने का काम कौन करता है? पत्तियां। पता है नहीं पता? सबको मालूम है। पत्तियां क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या बनाती हैं? भोज्य पदार्थ बनाती हैं, और उस भाग में वो भोज्य पदार्थ क्या हो जाता है? संग्रहित हो जाता है, ठीक है। तो उस भाग को ही अपन क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं या स्रोत बोलते हैं। तो पादप के वह भाग जहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोज्य पदार्थ बनता है उसे अपन क्या बोलते हैं? सोर्स। फॉर एग्जाम्पल लीव्स, पत्तियां, ठीक है। दूसरा वर्ड आता है आपका सिंक। तो क्या होता है सिंक? देखो, पादप के वह भाग जहां पर सोर्स से भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण किया जाता है। मतलब सोर्स ने तो भोज्य पदार्थ बना दिया, अब ये सोर्स किसको भोज्य पदार्थ को स्थानांतरित करेगा? सिंक को। तो ये पादप के वो भाग है जहां पर क्या होता है? भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण होता है। इन भागों को ही अपन क्या बोलते हैं? सिंक बोलते हैं। जैसे कि आपका तना हुआ, फल हुआ, बीज हुआ, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? सोर्स और सिंक, वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक नंबर की परिभाषाएं आती हैं कि सोर्स किसे कहते हैं, सिंक किसे कहते हैं। तो पादप के वो भाग जहां पर भोज्य पदार्थ बनता है उसको सोर्स कहते हैं, और पादप के वो भाग जहां पर भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण किया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? सिंक कहते हैं। देखिए, जो मोस्टली प्लांट्स जो है, हमें पता है कि प्लांट्स में भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण में कौन भागीदारी निभाता है? आपका फ्लोएम। हम अभी पिछले वाले क्लासेस में पढ़ के आए थे कि जो जाइलम है वो रसारोहण की क्रिया के द्वारा जड़ों के निचले भाग से ऊपरी भाग तक, तने के ऊपरी भाग तक जल और खनिज लवणों का क्या करता है? स्थानांतरण करता है। जबकि फ्लोएम जो है वो पादप में पत्तियों में बने हुए भोज्य पदार्थ को प्लांट के अन्य भागों तक पहुंचाने में क्या करता है? मदद करता है, ठीक है। तो भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण या कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण का काम कौन करता है? आपका फ्लोएम करता है। फ्लोएम ये क्या है? आपका एक संवहन ऊतक। अब देखिए, एक चीज मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ। फ्लोएम देखो, उसकी संरचना के 4 भाग होते हैं, ये आपको याद रखना है। पहला आता है इसमें चालनी नलिका, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपन सीव ट्यूब। दूसरा आता है सहचर कोशिका, जिसको बोलते हैं कंपेनियन सेल। तीसरा आता है आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा या फ्लोएम मृदुतकी भी बोल सकते हैं, ठीक है। और चौथा इसमें आता है फ्लोएम फाइबर्स, या फिर इसको फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा भी बोल सकते हैं। देखिए ये क्या होते हैं? मोस्टली फ्लोएम के अंतर्गत एक चौड़ी गुहिकाओं युक्त जो संरचनाएं अपन को देखने को मिलती हैं, जिसकी गुहा कैसी होती है? चौड़ी होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन? सीव ट्यूब बोलते हैं। इधर देखिए, ये आपकी सीव ट्यूब है, चालनी नलिका है। चालनी नलिका वो होती है जिसकी गुहा कैसी होती है? चौड़ी होती है, और उसमें 2 तरीके की भित्ति पाई जाती है। एक तो इसकी पार्श्व भित्ति होती है, पार्श्व मतलब इसके किनारे, ठीक है। और एक इसकी कौन सी भित्ति होती है? अंतस्थ भित्ति होती है, मतलब ऊपरी भित्ति होती है।
तो चालनी नलिका चौड़ी गुहिकाओं युक्त संरचना होती है जिसमें पार्श्व भित्ति और अंतस्थ भित्ति पाई जाती है, और पार्श्व और दोनों जो अंतस्थ भित्ति है उन पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ये आपको खाली स्थान जो दिख रहा है वो छिद्र है, ठीक है। तो चालनी नलिका में पार्श्व तथा अंतस्थ भित्ति पर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को ही अपन क्या बोलते हैं, चालनी छिद्र। इंग्लिश में बोलते हैं अपन इनको सीव पोर। सीव मतलब होता है छलनी, ठीक है। ये चालनी छिद्र क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण में क्या करते हैं, मदद करते हैं। आया समझ में। साथ ही इसमें क्या पाई जाती है, एक रिक्तिका भी उपस्थित होती है। लेकिन ये याद रखना कि जो चालनी नलिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। रिक्तिका होती है पर केंद्रक नहीं होती। तो चालनी नलिका जो है उसकी पार्श्व भित्ति और अंतस्थ भित्ति पर जो छोटे छोटे छिद्र मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, चालनी छिद्र बोलते हैं। मध्य भाग में रिक्तिका होती है और चालनी छिद्र जिस भित्ति के द्वारा घिरे हुए रहते हैं उसको चालनी पट्टिका बोलते हैं। ये भी याद रखना, इंग्लिश में बोलते हैं आपका सीव ट्यूब, चालनी पट्टिका, ठीक है। सीव ट्यूब सॉरी चालनी पट्टिका जो है सीव वॉल बोल सकते हैं। तो जो चालनी नलिका है उसकी अंतस्थ और पार्श्व दोनों भित्ति पर जो छिद्र मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, चालनी छिद्र, जो किसमें मदद करते हैं, भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण में मदद करते हैं। चालनी छिद्र किस पट्टिका के द्वारा घिरे हुए रहते हैं, वो आपकी चालनी पट्टिका है। साथ ही इसके मध्य भाग में क्या मिलती है, रिक्तिका मिलती है, लेकिन इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। चालनी नलिका से दूसरी जो जुड़ी हुई कोशिकाएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं, सहचर कोशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहचर कोशिकाएं या कंपेनियन सेल कहा जाता है, जिसमें क्या पाया जाता है, केंद्रक होता है। साथ ही ये जो कोशिकाएं होती हैं वो मृदुतकीय होती हैं, मतलब पैरेन्काइमेटस होती हैं। मृदुतकीय कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती हैं और क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, जो कि चालनी जो आपकी नलिका थी उसके सभी कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। देखो अभी मैंने बताया कि जो चालनी नलिका है उसमें केंद्रक नहीं मिलता और हमें पता है कि एक कोशिका के सभी कार्यों का नियंत्रण कौन करता है, उसका केंद्रक करता है। तो चालनी नलिका किससे जुड़ी होती है, सहचर कोशिकाओं से। इसलिए चालनी नलिका के सभी काम को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, आपकी सहचर कोशिका, जो किस कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती हैं, मृदुतक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। तीसरा आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा मतलब ऐसी कोशिकाएं जो मृदुतकीय होती हैं। देखिए ये भी मृदुतकीय कोशिकाएं होती हैं। साथ ही जो फ्लोएम पैरेन्काइमा की भित्ति होती है वो कैसी होती है, आपकी पतली होती है। मतलब फ्लोएम पैरेन्काइमा जो कोशिकाएं होती हैं इनकी भित्ति कैसी होती है, आपकी पतली होती है। और फ्लोएम पैरेन्काइमा किस में मदद करती हैं, ये भोज्य पदार्थ को और अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहण करने का क्या करती हैं, काम करती हैं। लास्ट में आता है फ्लोएम फाइबर। फाइबर मतलब आपके तंतु, फ्लोएम तंतु भी बोल सकते हैं। ये जो होती है वो दृढ़ मोटी भित्ति युक्त अजीवित कोशिकाओं से या अजीवित स्क्लेरेन्काइमा या दृढ़ोत्कीय कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए होते हैं तथा पादप को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। इनका काम केवल ये है कि ये प्लांट को क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट या यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। तो ये चार संरचनाएं फ्लोएम की, चालनी नलिका और सहचर कोशिका, ये दोनों ही मेन हैं जो कार्बनिक पदार्थों के संवहन में क्या करती हैं, मदद करती हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा किससे बना होता है, मृदुतकीय कोशिकाओं से, और किसमें मदद करता है, भोज्य और अपशिष्ट पदार्थों के संग्रहण में। और फ्लोएम फाइबर पादप को क्या प्रोवाइड कराता है, यांत्रिक सहारा। जो रेशे मिलते हैं हमको वो यहीं से मिलते हैं, इनको स्क्लेरेन्काइमा भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए नया टॉपिक है कार्बनिक पदार्थों के स्थानांतरण की दिशा। मतलब आपका जो कार्बनिक पदार्थ है वो किस दिशा में किस तरीके से ट्रांसफर होता है। इसमें देखिए सबसे पहला आता है निम्नवर्ती स्थानांतरण। निम्नवर्ती का मतलब है नीचे की तरफ। तो यदि पादप के ऊपरी भाग से पादप के निचले भागों तक भोज्य पदार्थों का क्या होता है, यदि स्थानांतरण होता है तो उसे कौन सा स्थानांतरण कहते हैं, निम्नवर्ती स्थानांतरण। जैसे
पादप के ऊपरी भाग मतलब पत्तियों से या नई पत्तियों से भोज्य पदार्थों का यदि स्थानांतरण पादप के निचले भागों तक मतलब जड़ों तक किया जाए तो ऐसे स्थानांतरण को क्या कहेंगे? निम्नवर्ती स्थानांतरण। ठीक है। दूसरा आता है ऊर्ध्ववर्ती स्थानांतरण। ऊर्ध्ववर्ती का मतलब ऊपरी दिशा में। तो अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऊर्ध्ववर्ती। अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो पत्तियां होती हैं वो भोज्य पदार्थ बनाती हैं जिसको वो पादप के अन्य भागों तक पहुंचाने में मदद करती है। लेकिन कई बार जब जो पत्तियां पुरानी होती हैं मतलब जीर्ण होने वाली होती हैं, वो जीर्ण होने से पहले अपने भोज्य पदार्थ को क्या करती हैं? पादप के अन्य भागों तक पहुंचा देती हैं ताकि अन्य भागों को उनमें संचित भोज्य पदार्थ मिल सके। तो कई बार क्या होता है कि पुरानी जो पत्तियां होती हैं उनमें संचित भोज्य पदार्थ पादप के ऊपरी भागों जैसे कि नई पत्तियां, कलिकाओं, फल एवं बीजों तक क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब देखो पुरानी पत्तियां जो होती हैं वो नीचे की तरफ होती है और नई पत्तियां हमेशा उनके ऊपर की तरफ लगती हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो नीचे की तरफ पुरानी पत्तियां होती हैं जब जीर्ण दिशा में ये सेनेसेंस कंडीशन में आने वाली होती हैं तो वो उनमें संचित भोज्य पदार्थों को क्या कर देती है? पादप के नई पत्तियों का या ऊपरी भागों तक क्या कर देती है? स्थानांतरित कर देती है। तो ऐसे स्थानांतरण को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्ववर्ती स्थानांतरण। एक और आता है, देखो ये तो हुई नीचे से ऊपर से नीचे की बात, ये हुई आपकी नीचे से ऊपर की बात। अब आता है अधीय या पार्श्वीय स्थानांतरण, ये लेटरल ट्रांसफर। लेटरल का मतलब होता है पादप के साइड्स मतलब उसके किनारे वाले भाग या उसकी पार्श्व दिशा। तो कई बार क्या होता है तने तथा जो जड़ में उपस्थित मज्जा होती है या मेडुला होती है, मेडुलरी रेस होती है या पित्त होती है, ये पित्त जो है वो जाइलम ऑफ फ्लोएम के मध्य भाग में होती है। तो ये क्या करती है? जड़ तथा तने में उपस्थित कई बार जो पित्त है उनसे भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण कहाँ होता है? या तो जड़ व तने की अधिचर्म मतलब एपिडर्मिस पर या फिर उसके बलकुट वाले भाग या कॉर्टेक्स वाले भाग पर मतलब पादप के साइड्स में। ठीक है। तो जड़े तथा तने में उपस्थित मज्जा से भोज्य पदार्थों का पादप के अधिचर्म या बलकुट वाले भाग तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? आपका अधीय पार्श्वीय स्थानांतरण। याद रखना कि फ्लोएम के द्वारा भोज्य पदार्थ का जो स्थानांतरण होता है वो द्विदिशीय होता है। द्विदिशीय का मतलब क्या होता है आपका कि यदि ऊपरी वाले भाग से मतलब पत्तियों से यदि निचले वाले भागों तक स्थानांतरण होता है, लेकिन कई बार प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर पादप के निचले वाले भागों से ऊपरी वाले भागों तक भी स्थानांतरण होता है। ये कंडीशन वही है कि जब पुरानी प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो कुछ पादपों के ऐसे भाग भी होते हैं जो निचले सिरे पर होते हैं जो भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करके रखते हैं, तो वो ऊपरी भागों तक भोज्य पदार्थों का क्या करते हैं? स्थानांतरण करते हैं। तो फ्लोएम के द्वारा भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण कैसा होता है? द्विदिशीय होता है। देखो जो जाइलम के द्वारा जल व खनिज पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है वो एक दिशीय होता है, वो हमेशा पादप के निचले भाग से ऊपरी भाग की तरफ होता है। लेकिन फ्लोएम के द्वारा भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण क्या होता है? द्विदिशीय होता है, आपकी दोनों दिशाओं में होता है। ठीक है। तो ये था कार्बनिक पदार्थों के स्थानांतरण की दिशा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, कार्बनिक पदार्थों के स्थानांतरण की विधि। अब देखो कि भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण के लिए कौन कौन सी विधियां काम में आती हैं। तो सबसे पहली विधि है आपकी विसरण विधि। अभी हम विसरण पढ़ के आ चुके हैं कि पदार्थों का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्थानांतरण। तो ये वही है जब सोर्स से सिंक की तरफ भोज्य पदार्थों का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। कहां से कहां तक? सोर्स से सिंक की तरफ। जब सोर्स से सिंक की तरफ भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है तो वो कौन की दिशा में होता है? सांद्रता प्रवणता की दिशा में। अर्थात भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण अपनी अधिक सांद्रता से कहां होता है? कम सांद्रता की ओर। इसे कौन सी विधि बोलते हैं? विसरण। तो विसरण विधि के द्वारा हमेशा सोर्स में सांद्रता कैसी होगी? भोज्य पदार्थ की अधिक होगी और सिंक की तरफ सांद्रता हमेशा कैसी होगी? कम होगी। और सांद्रता प्रवणता की दिशा हमेशा क्या कहती है कि जब कोई भी पदार्थ जो है वो अपनी अधिक सांद्रता से कहां जाए? निम्न सांद्रता की तरफ। तो इसको कौन सी विधि बोलते हैं? विसरण विधि। बहुत इजी है। दूसरी आती है कोशिका द्रव्य प्रवाह विधि या साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट। साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट
आपका मेथड, ये डीब्रीज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। देखो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि मान लीजिए कोई दो कोशिकाएं हमने ली, सेल नंबर फर्स्ट, सेल नंबर सेकंड, और इनमें मान लीजिए क्या है, ये इनकी रिक्तिका है। दो कोशिकाएं जो हमने ली हैं, तो दो कोशिकाओं में पाया जाने वाला कोशिका द्रव्य जब क्या शो करता है, गति शो करता है, प्रवाह करता है, तो लगातार गति के दौरान वो भोज्य पदार्थों को भी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में क्या कर देता है, स्थानांतरण कर देता है। इसको क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य प्रवाह गति। तो ये दो थी, एक तो विसरण विधि जो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, यहाँ भी देखो, यहाँ भी अधिक सांद्रता से कहा जाएगा, कम सांद्रता की ओर, लेकिन पदार्थ किसके द्वारा जाएगा, कोशिका द्रव्य गति के द्वारा। मतलब इस कोशिका का जब कोशिका द्रव्य मूवमेंट करेगा तो वो अपने मूवमेंट के साथ साथ इन कार्बनिक पदार्थों को भी यहां से इस कोशिका में क्या कर देगा, स्थानांतरित कर देगा। देखिए नेक्स्ट आती है आपकी विसरण परासरण सिद्धांत। ये दो साइंटिस्ट थे, स्पैनर और फेंजन ने 1957 में ये सिद्धांत दिया था। इसको ध्यान से देखिए, इन्होंने क्या बताया। देखो इन्होंने बताया, ये हम पढ़ चुके हैं, ये कौन सी नलिका है, चालनी नलिका, और ये कौन सी है, सहचर कोशिका। इन्होंने क्या बताया कि जो चालनी नलिका होती है उसके दोनों तरफ क्या पाई जाती है, वैद्युत प्रवणता पाई जाती है। जैसे सांद्रता प्रवणता होती है वो किस पे निर्भर करती है, सांद्रता पर, ऐसे ही एक प्रवणता होती है वैद्युत प्रवणता, ठीक है, वो किस पर निर्भर करती है, आपके आवेश पर। आवेश मतलब आयंस पर, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि जो चालनी नलिका होती है उसके दोनों तरफ क्या पाई जाती है, वैद्युत प्रवणता होती है, और चालनी नलिका के जो छिद्र होते हैं, चालनी छिद्र, उनके पास कौन सा आवेश पाया जाता है, नेगेटिव आवेश पाया जाता है या ऋणात्मक आवेश उपस्थित होता है। तो जब भी कोई पॉजिटिव आयंस या धनात्मक आयन इन छिद्रों के पास आते हैं तो ये इन छिद्रों के द्वारा अपनी तरफ क्या किए जाते हैं, आकर्षित किए जाएंगे कि नहीं। एक पॉजिटिव जो है वो एक नेगेटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो इन्होंने क्या बताया कि चालनी छिद्रिका में पाए जाने वाले नेगेटिव आयंस वो किसी भी पॉजिटिव आयंस को अपनी तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब देखो यदि पॉजिटिव आयंस युक्त यहाँ पर यदि जल के अणु आ जाएं तो ये जल के अणुओं को इजीली अपने अंदर आने देगी या नहीं आने देगी। ऑब्वियस सी बात है, यदि पॉजिटिव आयंस युक्त जल के अणु चालनी छिद्र के नेगेटिव आयंस के पास आएंगे तो वो इजीली जल के अणुओं को क्या करने देगी, अंदर आने देगी। और यहाँ पर जो जल के अणु हैं उनके साथ साथ जो विलय के कण हैं या कार्बनिक पदार्थ हैं वो भी क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे या नहीं होंगे। तो ट्रांसफर होंगे। मान लीजिए ये कोई दूसरी कोशिका के जल के अणु हैं जिनके पास पॉजिटिव आयंस है और दूसरी कोशिका का विलय पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ भी है, तो ये क्या करेंगे, जब ये पॉजिटिव आयन युक्त जल के अणु इस नेगेटिव आयंस युक्त चालनी पट्टिका को क्या करेंगे, क्रॉस करते हुए अंदर प्रवेश करेंगे, तो जल के अणुओं के साथ साथ दूसरी कोशिका से लाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ या विलय पदार्थ भी इस कोशिका में क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। हमारा काम यही तो है, हमको एक कोशिका से दूसरी कोशिका में भोज्य पदार्थ को स्थानांतरित ही तो करना है। तो इन्होंने क्या बताया कि जो चालनी नलिका होती है उसके दोनों तरफ क्या पाई जाती है, वैद्युत प्रवणता होती है, जिससे चालनी छिद्र पर उपस्थित नेगेटिव आयंस पॉजिटिव आयंस युक्त जल के अणुओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जिसके फलस्वरूप कार्बनिक पदार्थ या विलय के अणु भी क्या करते हैं, गति करते हैं। नोट्स की चिंता नहीं करनी है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप सिर्फ समझने पे ध्यान दीजिए। तो ये आपको समझ में आ गया, ये था विसरण परासरण सिद्धांत। अब देखिए कार्बनिक पदार्थ के स्थानांतरण की विधि में जो सबसे इंपॉर्टेंट विधि आती है वो है आपकी द्रव्यमान प्रवाह परिकल्पना या मास फ्लो थ्योरी। ये जिस साइंटिस्ट ने दी थी उनका नाम क्या था, मुंच, 1930। ठीक है, अब देखो ये सिद्धांत क्या कहता है। इन्होंने बताया था कि सोर्स से सिंक की तरफ भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण में दो दाब काम में आते हैं। एक तो आता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब परासरण दाब, और दूसरा काम में आता है आपका टर्गर प्रेशर या आपका स्फीत दाब।
अब देखो इन्होंने अपनी परिकल्पना में क्या बताया, इधर देखिए, इन्होंने देखो अपनी परिकल्पना में एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने दो फ्लास्क लिए, फ्लास्क ए और फ्लास्क बी, ठीक है, दिखाई दे रहे हैं आपको। फ्लास्क ए में अधिक सांद्रता का क्या भरा, शर्करा का विलयन, जबकि फ्लास्क बी में कैसा था, कम सांद्रता का शर्करा का विलयन, ठीक है। अब आगे देखिए, और इन दोनों फ्लास्कों को एक जल से भरे हुए बीकर के अंतर्गत रख दिया। ये जो बीकर आपको दिख रहा है वो किससे भरा हुआ है, जल से, और दोनों को किससे जोड़ दिया, एक ट्यूब से जोड़ दिया या एक नलिका की सहायता से दोनों जो बीकर्स हैं उनको क्या कर दिया, इन्होंने जोड़ दिया। तो आगे देखो, हमें पता है कि यहाँ पर अधिक सांद्रता युक्त शर्करा का विलयन है, लेकिन यहाँ कम सांद्रता युक्त शर्करा का विलयन है, और ये दोनों किसमें भरे हुए हैं, पानी के भरे हुए बीकर में रखे हुए। तो हमें पता है कि परासरण की क्रिया के द्वारा जल जो है वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ क्या करेगा, मूवमेंट करेगा कि नहीं करेगा, या फिर विलय की कम सांद्रता से विलय की अधिक सांद्रता की तरफ मूवमेंट करेगा। तो जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण जल क्या करेगा, इसमें प्रवेश करेगा, तो जल के प्रवेश करने के कारण जो ए बीकर है उसमें कौन सा प्रेशर जनरेट होगा, टर्गर प्रेशर या स्फीत दाब। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ कि जब भी किसी पादप कोशिका को जल से भरे बीकर में रखते हैं तो परासरण की क्रिया के कारण उसमें जल प्रवेश करता है, और जल प्रवेश करने के कारण उस कोशिका में कौन सा दाब उत्पन्न होता है, स्फीत दाब उत्पन्न होता है, जो उसके कोशिका द्रव्य से उसकी बाहर कोशिका भित्ति पर लगाया जाता है। तो जैसे ही इसमें जल प्रवेश करता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण जल इसमें जब प्रवेश करता है तो इस ए बीकर का क्या उत्पन्न होता है, टर्गर प्रेशर उत्पन्न होता है, और इस टर्गर प्रेशर के कारण यहाँ पर जो भी भोज्य पदार्थ है या आपका कार्बनिक पदार्थ है वो इस ट्यूब में से होता हुआ किसमें जाकर के प्रवेश करता है, आपके बी फ्लास्क के अंदर। करेगा या नहीं करेगा? कौन से प्रेशर के कारण ये काम होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर और एक आपके टर्गर प्रेशर के कारण। और तब तक जाता है जब तक कि दोनों तरफ शर्करा के विलयन की सांद्रता क्या नहीं हो जाती, समान नहीं हो जाती, मतलब ओपी बराबर किसके हो जाता है, टीपी के। ठीक है, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बताया, तो देखो ये वाला पदार्थ फ्लास्क जहां सांद्रता अधिक थी वो तो क्या हो गया आपका सोर्स, क्योंकि यहां से जा रहा है कार्बनिक पदार्थ, और जहां पर जाकर के संचित हो गया वो फ्लास्क आपका क्या हो गया, सिंक। मतलब ए फ्लास्क आपका हो गया सोर्स, तो बी फ्लास्क आपका क्या हो गया, सिंक। तो जब भी भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण में ओपी और टीपी काम करते हैं तो वो कौन सी परिकल्पना होती है, द्रव्यमान प्रवाह परिकल्पना। इसको अब यदि देखिए हम प्लांट्स के हिसाब से समझाते हैं, थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। मान लीजिए मैंने ये एक कोशिका ली, पत्ती में पाई जाने वाली कोशिका मीजोफिल कोशिका। देखिए पत्तियों में मीजोफिल कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब इस मीजोफिल कोशिका में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, भोज्य पदार्थ बनता है, और पत्तियों में भोज्य पदार्थ किस फॉर्म में स्टोर रहता है, याद रखना स्टार्च के रूप में। छोटे क्वेश्चन आते हैं कि पत्तियों में भोज्य पदार्थ किस रूप में पाया जाता है, तो वो कौन से रूप में होता है, स्टार्च के। अब देखो मीजोफिल कोशिकाओं से ये भोज्य पदार्थ कहाँ जाता है, ये आपकी है सहचर कोशिकाएं। ठीक है, ऊपर ये जो पूरा मैंने बनाया है ये आपका सोर्स है, सोर्स मतलब पत्तियां हैं आपकी। तो पत्तियों की मीजोफिल कोशिकाओं से भोज्य पदार्थ कहाँ जाता है, पहले सहचर कोशिकाओं में, और सहचर कोशिकाओं से कौन सी कोशिका में प्रवेश करेगा, आपकी चालनी नलिकाओं में। जाएगा या नहीं जाएगा? ठीक है, अब देखो जैसे ही सहचर कोशिका से चालनी नलिका में भोज्य पदार्थ जाता है तो भोज्य पदार्थ जाने के कारण इस चालनी नलिका का ओपी क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं? मैंने बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सांद्रता या विलय की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो जैसे जैसे चालनी नलिका में विलय की सांद्रता बढ़ेगी या स्टार्च की सांद्रता बढ़ेगी तो इसका ओपी भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जैसे ही इसका ओपी बढ़ेगा तो चालनी नलिका से बगल में कौन मिलती है, आपकी जाइलम की कोशिकाएं, जो क्या लेकर आती हैं, पानी। तो स्टार्च की उपस्थिति के कारण जैसे ही यहाँ पर ओपी बढ़ता है तो चालनी नलिकाओं से होकर के जाइलम की कोशिकाओं से होकर चालनी नलिका में कौन प्रवेश करेगा, जल। करेगा या नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि जल हमेशा अपने कम ओपी से कहा जाएगा, अधिक ओपी की तरफ, या फिर अधिक जल की मात्रा से कहा जाएगा, कम जल की मात्रा की तरफ।
जैसे ही जल यहाँ पर जाएगा तो हमें पता है कि कोशिकाएं स्फीत होना स्टार्ट कर देंगी और कौन सा प्रेशर जनरेट होगा, आपका टीपी उत्पन्न होगा या नहीं होगा। अब देखिए जैसे ही टीपी जनरेट होगा तो अब ये जो भोज्य पदार्थ या स्टार्च यहाँ पर था वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा और कहाँ चला जाएगा, आपके सिंक की तरफ। जैसे ही सिंक की तरफ यहाँ जो स्टार्च आता है वो स्टार्च जो है वो कहाँ जाना स्टार्ट कर देता है, अब सहचर कोशिकाओं में। ये नीचे वाली सहचर कोशिकाएं सिंक की, और जैसे ही सहचर कोशिकाओं में स्टार्च जाता है तो ओपी का मान अब बताओ ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, कम होगा। जैसे ही ओपी कम होगा तो जल जो है वो इन चालनी नलिकाओं से बाहर निकल के दोबारा किसमें प्रवेश करेगा, जाइलम की कोशिकाओं में। मतलब कम ओपी से कहा जाएगा, अधिक ओपी की तरफ, और ये सहचर कोशिकाओं में जाकर के या सिंक में जाकर के भोज्य पदार्थ क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। ये इस तरीके का ट्रांसफर है। एक बार दोबारा देख लीजिए, देखो ये पत्तियों की मेसोफिल कोशिका है जिसमें प्रकाश संश्लेषण के बाद स्टार्च बनता है। यहां से ये कहा जाता है सहचर कोशिकाओं में। सहचर कोशिकाओं से स्टार्च किसमें जाता है, चालनी नलिकाओं में, और चालनी नलिकाओं में स्टार्च की मात्रा बढ़ने पर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे ही उसका ओपी बढ़ता है तो उसके बगल में पाई जाने वाली जाइलम कोशिकाओं से जल इसमें क्या करता है, प्रवेश करता है, और जल के प्रवेश करने के कारण यहाँ कौन सा प्रेशर जनरेट होता है, आपका टीपी। टीपी के कारण यहाँ उपस्थित भोज्य पदार्थ या स्टार्च क्या करता है, मूवमेंट करता है और सोर्स वाले भाग से कहां चला जाता है, सिंक की तरफ। जैसे ही स्टार्च सिंक की तरफ जाता है अब वो कौन सी कोशिकाओं में प्रवेश करता है, सहचर कोशिकाओं में, तो ओपी का मान दोबारा से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जल यहां से निकलकर दोबारा कौन सी कोशिकाओं में चला जाता है, आपकी जाइलम की कोशिकाओं के अंदर, और सोर्स से सिंक की तरफ भोज्य पदार्थों का क्या हो जाता है, स्थान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि थी आपकी द्रव्यमान प्रभाव परिकल्पना, लेकिन इसके भी दो दोष हैं। अब देखिए इनके दो दोष क्या है। द्रव्यमान प्रभाव परिकल्पना में दोष ये हैं कि इन्होंने अपनी परिकल्पना के अंतर्गत ये बताया कि सोर्स से सिंक की तरफ केवल भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण एक दिशीय होता है, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने अभी बताया था कि फ्लोएम के द्वारा भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण कहाँ किया जा सकता है, द्विदिशीय तरीके से, या दोनों दिशाओं में, सोर्स टू सिंक या सिंक टू सोर्स भी किया जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ देखिए पहला दोष क्या था कि इन्होंने बताया कि भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण सोर्स से सिंक की तरफ एक दिशीय होता है, जबकि वो कैसा हो सकता है, द्विदिशीय। साथ ही इन्होंने बताया कि सोर्स में उत्पन्न होने वाला टर्गर प्रेशर के कारण भोज्य पदार्थ कहाँ जाता है, सिंक की तरफ। लेकिन बाद में ये देखा गया कि सोर्स वाले स्थान पर जो टर्गर प्रेशर होता है उसका मान इतना भी नहीं होता कि वो इजीली यहां से भोज्य पदार्थ को कहां पहुंचा सके, आपके सिंक वाले पार्ट तक पहुंचा सके। आया समझ में? तो ये था आपका कार्बनिक पदार्थों के स्थानांतरण की विधि। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइए।